हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का हम लोग सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें जिस तरह से बुक में आपका चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपका सजाया गया है, उसी तरह से मैं भी आपको इस बुक के आधार पर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अब तक वर्क चैप्टर से पहले जितने सारे इस बुक में टॉपिक दिया था उसको कवर करके मैंने वीडियो बना चुका हूं, और आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप जाके वहां देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्क का पार्ट 2। वर्क का पार्ट 1 हम लोग ने देखे हैं, साथ ही साथ जिस पार्ट 1 में जो प्रश्न किए हैं साथ ही साथ उसे कॉन्सेप्ट दिए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो वर्क के क्वेश्चंस एक भी नहीं छूटेगा। आप जाके पहले मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप वहां पे जाके देख लो, ठीक है, लिंक में जाकर। तो चलिए आज हमारा शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 151 से शुरुआत है आज का। एक पुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? कार्य क्या है? यानी दोस्तों आपको वर्क निकालने का है इस क्वेश्चन में, और वर्क को W से सूचित करते हैं, है ना, वर्क से सूचित करते हैं। और एक चीज यहाँ पर जान लो कि इसको फॉर्मूला से अगर हम करने जाएं तो इसको टाइम लगेगा। अगर वो भी मैं बताऊंगा तो पहले आप ट्रिक्स एक जान लो कैसे ऐसे क्वेश्चन को डील करेंगे। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, कार्य निकालना है। और हम लोग जानते हैं कार्य जो होता है इसका यूनिट जूल होता है, ठीक है। यानी कार्य जो निकलेगा इस प्रश्न में, जितने भी निकलेगा, जो भी कुछ निकलेगा वो भी उसका यूनिट क्या होगा? जूल होगा, ठीक है। यानी ऑप्शंस में जो भी वैल्यू होगा उसमें जूल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ये कॉन्सेप्ट है, ट्रिक्स है, ऐसा ही बना लोगे देखते ही आपको करने का भी जरूरत नहीं सोल्यूशन, अगर आपका नॉलेज है वर्क के बारे में। जैसे यहाँ पर वर्क का अगर आपको जूल यूनिट जूल है, ये नॉलेज आपका है तो ये प्रश्न बन जाएगा। देखो तो यानी कोई भी वैल्यू होगा जूल में होगा। हो सकता है कि मान लीजिए कि 10 जूल हो सकता है, या 20 जूल हो सकता है, या फिर 30 जूल हो सकता है। कुछ भी आपका जो वैल्यू होगा वो जूल में होगा, है ना, यूनिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी दिया हुआ है आपका ऑप्शंस यहाँ पर न्यूटन में दिया है, यानी ये बल का मात्रक है। और बल इसका मतलब क्या है, जो 50 न्यूटन है ये बल है। और हमें निकालना है कार्य, तो ये हमारा नहीं है क्योंकि हमें कार्य का यानी जूल वाला होना चाहिए था। देखो ये भी न्यूटन, ये भी नहीं होगा। 5 न्यूटन, ये भी नहीं होगा। ये 0 है, एक ही बचा आपका ऑप्शन सी। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 0, ठीक है। आप बोलते हैं सर ये कैसे आप लोग कर लिए, तो मैं आपको बता दिया कि आपको अगर ये नॉलेज है कि वर्क का यूनिट जूल है तो आप ऐसे ही देखते ही कर लो, क्योंकि सभी न्यूटन है। और देख लो यही एक ही क्वेश्चन जो ऑप्शन से 0 है तो आपको डायरेक्ट यहाँ मार देना है, 2 सेकंड का काम है, ठीक है। लेकिन ये कब कर पाओगे, जब आपके पास नॉलेज है। और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि पहला वीडियो आप देख लो, वहां पर सारा कुछ मैंने बता चुका हूँ। अब देखते हैं इसको हम, जो फॉर्मूला है इसका जो कन्वेंशनल वे है वो कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस में गिवन एक कुली है। चलो हम लोग थोड़ा पहले कुली को बना लेते हैं, ठीक है। ये एक कुली है, मान लेते हैं ये कुली है। और ये कुली यहाँ पे क्या है, कुली 500 न्यूटन भार का उठाता है। यानी यहाँ पे कोई एक वस्तु हो जो ऊपर उठा के रखा है ना। मान लेते हैं हम उस सर पे रखा है, ठीक है। ये यहाँ पर उसको पकड़ के रखा है भार। तो ये जमीन से ऊपर उठाया गया है ना, जमीन से ऊपर उठाया गया है। और कितना भार लेके है यहाँ पर, 500 न्यूटन लेके भार है, 500 न्यूटन। और न्यूटन किसका इकाई होता है? बल का। यानी बल जो लगाया है उस वस्तु पर जमीन के विरुद्ध यानी पृथ्वी के विरुद्ध, वो कितना लगाया? 500 न्यूटन, ठीक है। और कैसा लगाया है दोस्तों? ये ऊपर की ओर एक बल लगाया है, तभी तो ऊपर उठा हुआ जमीन से है। आपका आगे क्वेश्चन में कि 100 मीटर की दूरी ये ट्रेवल भी किया। तो 100 मीटर हो सकता है इधर भी किया हो इधर भी किया, कोई दिया नहीं है, ठीक है। तो 100 मीटर इधर जमीन में ही करेगा ना, है ना, जमीन में ही करेगा। तो ये मान लीजिए 100 मीटर की डिस्टेंस इधर ट्रेवल किया हो, है ना। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है? बल और विस्थापन के बीच का कोण है 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। दोस्तों हम लोग फॉर्मूला जानते हैं वर्क डन का, वर्क डन इक्वल टू फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट गुना ये हमारा कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप देखो बल का वैल्यू दिया हुआ 500 न्यूटन, तो यहाँ पर आप लिख लो 500 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट गिवन योर क्वेश्चंस इज 100 न्यूटन, so put here 100 newton, and theta between the force and displacement is 90 degree, so cos
90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, आप देखो 500 और 100 गुना करो, तो हमको गुना करने की कोई जरूरत नहीं, गुना भी कर सकते हो, कर लो। ठीक है, 2 और इधर 2 यानी 4 जीरो हो गया, गुना ये cos 90, और cos 90 का वैल्यू जो होता है हमारा 0। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या से अगर 0 मल्टीपल्ड हो जाए तो चाहे कितना भी बड़ा संख्या है उसको 0 कर देता है। तो हमारा वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वर्क डन इक्वल टू 0। इतने सारे झमेला झोल झमेला करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ इतना थोड़ा सा नॉलेज है तो आप क्वेश्चंस को ऐसे ही आंख झपकते ही आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, तो चैनल पे बने रहें, लेने के लिए आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत सारे यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, साथ ही साथ आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेंगे। अगर ये कर लेते हो तो आपको वर्क से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं हुआ है? कोई कार्य नहीं हुआ यानी वर्क डन नहीं हुआ है, कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, तो कार्य नहीं हुआ है इसके लिए क्या क्या कंडीशन होता है? ठीक है, देखो कार्य नहीं हुआ यानी कार्य बराबर क्या होता है कि फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, एक फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू W इक्वल टू mgh। ये कब होता है? जब ये जमीन के ऊपर कहीं अगर वस्तु कार्य कर रहा तब ये फॉर्मूला होता है mgh। वहीं अगर बात करें और एक होता है W इक्वल टू F गुना D गुना cos थीटा। ये तीनों ही फॉर्मूला जो आपका है वर्क डन से रिलेटेड। आप ये तीन फॉर्मूला आपके माइंड में है तो आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। यहीं से इसी फॉर्मूला से मैं आपको सिखाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट 0 रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट 0 रहा तो भी वर्क डन नहीं होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 रहा तब भी वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, अगर बल यानी फोर्स अगर 0 है, फोर्स का वैल्यू अगर 0 है तब पर भी हमारा क्या होगा, वर्क डन नहीं होगा। और देखो अगर cos थीटा है ना, cos थीटा यानी थीटा का वैल्यू, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो cos थीटा का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, तब पर भी हमारा कार्य नहीं होगा, वर्क डन 0 होगा, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए मान लीजिए थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो आपका कार्य होगा और वो पॉजिटिव कार्य होगा। आज यदि आप थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है तो आपका कार्य नेगेटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 180 डिग्री का मतलब है कि बल एक तरह लग रहा और विस्थापित अलग तरह, यानी एक दूसरे से ऑपोजिट, तभी तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, यानी फोर्स इधर लग रहा तो डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर opposite to each other, then the theta between the force and displacement will be 180 degree, then work done will be negative. Okay, ये हमारा हुआ वर्क डन इक्वल टू FD cos थीटा। ठीक है, ये तो कंडीशंस में हमारा वर्क डन नहीं होगा और बाकी सारे कंडीशन में वर्क डन होगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना, अगर ये दिमाग में है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। आप देखो इसी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस मामले में कार्य नहीं हुआ, तो किस मामले में कार्य नहीं हो सकता, या तो फिर आपका जो थीटा होगा बल और विस्थापन के बीच 0 डिग्री होगा तब पर भी कार्य नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तब पर भी कार्य नहीं होगा, फोर्स 0 होगा तब पर भी कार्य नहीं 0 होगा। आप देखते हैं हमारा जो प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी जो उदाहरण है वो किस तरह से दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है ना, तो ये कुआं है। ठीक है, आप लोग कुआं तो सभी ने देखा होगा, है ना, ये कोई बड़ा बात नहीं है। और कुआं में यहाँ पानी है। ठीक है, तो पानी किधर उठाया जा रहा, पानी ऊपर उठाया जा रहा। ठीक है, पानी ऊपर उठाया जा रहा यानी पानी किधर विस्थापित हो रहा, ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट हो रहा। ठीक है, और जल को क्या करना होगा कि ऑब्वियसली इसको उधर ही फोर्स लगाना होगा, है ना, फोर्स भी इधर ही लगाना तभी तो ऊपर तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पवन चक्की द्वारा फोर्स भी इधर ही लगा जा रहा है, यानी देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच थीटा डिग्री क्या है, 0। थीटा क्या है, 0 है। थीटा 0 है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कार्य होगा, यहाँ पर कार्य होगा। ठीक है, यहाँ पर कार्य होगा यानी पॉजिटिव कार्य होगा। वैल्यू पे डिपेंड करेगा उसका वैल्यू क्या है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और बल कितना लगा। अगर वो पता चल जाता तो हम ये भी निकाल लेते कि कितना अमाउंट में यहाँ पर कार्य हुआ। तो ये जान लो कि पहले तो कार्य हुआ है, हमारा क्वेश्चन कार्य नहीं हुआ पूछा है। यहाँ कंफ्यूज देखो, एक गाधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। चलिए गाधा का पीठ को मैंने यहाँ पर बनाया। ठीक है, गाधा का ये पीठ बनाया और पीठ पर वजन लिया है, मतलब कुछ ना कुछ इसको वजन को पृथ्वी के अगेंस्ट में रखने के लिए इस पर बल लगाया ऊपर की ओर, है ना, इधर बल लगाया और ये चल रहा, कह रहा है कि ये वजन लेकर
चल रहा है, इसका मतलब है कि इधर चल सकता है या फिर उधर चल सकते हैं कि इधर भी। अब देखो इधर डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए हुआ है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हुआ है 90 डिग्री। और मैंने आपको बताया कि cos 90 डिग्री का वैल्यू है 0। अगर यहाँ पे 0 हो जाता तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी W इक्वल टू 0 इस एग्जाम्पल से है। यानी कार्य यहाँ पर नहीं हो रहा, यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। लेकिन बाकी ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। देखो सुमन एक पुल पर तैर रही है, सुमन एक पुल पर तैर रही है, ठीक है, ये हमारा पुल में वाटर है, ठीक है, पुल में वाटर है, और इधर क्या हो रहा कि इधर ही जा रही है। इसका मतलब जो सुमन इधर जा रही है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा, ठीक है। जब इधर जाएगी, ये जब इधर जाएगी तो पानी को इधर ऑब्वियसली धकेलेगी, है ना, यानी बल इधर लग रही है, बल इधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है। अब दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट में है, तो दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री का बनेगा 180 डिग्री का। तो वर्क डन इक्वल टू हम लोग जानते हैं F गुना D गुना cos, यहाँ पे क्या थीटा की जगह 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, यानी नेगेटिव होगा। फोर्स अगर वैल्यू दिया रहता, डिस्प्लेसमेंट भी दिया रहता तो हम वर्क डन भी निकाल सकते थे। यानी यहाँ पर भी कार्य हो रहा, लेकिन नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। क्या हो रहा, नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। वहीं अगर बात कर लें ऑप्शन डी की, देखो एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, ये हमारा इंजन है, ठीक है, इसके सारे और भी बोगी लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारा लगा हुआ, और ये इंजन, तो इंजन इधर बल लगा रहा है और यहाँ ट्रेन भी इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ। और हम लोग जानते हैं बल जिधर लग रहा है और बल की दिशा में अगर कोई वस्तु विस्थापित हो रहा, वर्क डन हो रहा, और क्या हो रहा, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा, यानी यहाँ पर भी वर्क डन हो रहा, और वो कैसा हो रहा, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा। तो एक ही कंडीशन से जहां पर कार्य नहीं हुआ यानी वर्क डन 0 हुआ, वो हमारा ऑप्शन बी है, एक आधा रिपीट वर्जन लेकर चल रहा है, ठीक है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 153 कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है। ये सिंपल और सिंपल है, क्या है, ऊर्जा का ये है डेफिनेशन से। ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाते है ना, ऊर्जा कहलाते हैं। यानी कार्य करने की क्षमता, जितना आपको कार्य करेंगे वही आपका ऊर्जा कहलाता है। यानी कार्य करने की क्षमता का मतलब ये हुआ, कार्य करने की क्षमता ये ऊर्जा कहलाता है। यानी कार्य करने की कैपेबिलिटी, कार्य बराबर क्या हो जाएगा हमारा ऊर्जा, ठीक है, कार्य बराबर ऊर्जा हो जाएगा। यानी आपके पास जितना अमाउंट में ऊर्जा है, चाहे आपके पास कोई भी ऊर्जा हो, या पोटेंशियल एनर्जी हो या फिर काइनेटिक एनर्जी हो, तो वो डिपेंड करेगा कार्य करने में। यानी जितना आपके पास जितना अमाउंट में ऊर्जा है उतना ही अमाउंट में आप कर पाओगे, जितना अमाउंट पे आप ऊर्जा है उतना ही अमाउंट पे कार्य कर पाओगे। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए आप और आपके दोस्त यहाँ पे जो ईटा रखा हुआ है जमीन में, ठीक है, जमीन में ईटा रखा हुआ, ठीक है, जमीन में ईटा रखा हुआ, और यहाँ पर आप लोग दोनों दोस्त को कहा गया है कि आप ये जो ईटा है ये दोनों मिलके आप छत के ऊपर पहुंचा दो, छत के ऊपर पहुंचा दो। तो हम लोग बोलचाल के भाषा में क्या करते हैं, मान लीजिए आप एक लेके चल गए, दूसरा भी लेके चल गया, तीसरा जब लेके आते हैं, या एग्जाम्पल से हम लोग समझाना, बहुत सारे ईटा है, तो आप लोग क्या कहते हैं अपने दोस्त को, भाई अब हमसे नहीं होगा, मेरा एनर्जी खत्म हो गया। हम लोग बोलचाल की भाषा में भी ये बात करते हैं कि अब हमसे नहीं होगा भाई, मेरा एनर्जी खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि तुम और कार्य नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है, इसीलिए तो उसे बोला है ना, तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है इसीलिए तुम और कार्य कर नहीं पा रहे हो, तुम इसीलिए बोल रहे हो मैं और नहीं सकता हूँ, मेरे पास एनर्जी नहीं है। ऐसा हम लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं, यानी साइंस अब पर भी हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग लेकिन उसको गौर से कभी ध्यान नहीं दिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसके पास जितना एनर्जी उतना ही कार्य किया, उतना ही ईटा को छत पर लेके गया, और जिसका एनर्जी खत्म हो गया तो बोला और हमसे नहीं होगा। इसका मतलब जितना एनर्जी उतना ही कार्य, यानी कार्य बराबर, अगर कोई वस्तु में पोटेंशियल एनर्जी है तो हमारा कार्य होगा mgh के बराबर। अगर कोई वस्तु में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी है, तो कार्य बराबर 1/2 mv² हो जाएगा। यानी अब कार्य का और दो फॉर्मूला आपको मिल गया है कि वर्क डन बराबर mgh, वर्क डन बराबर 1/2 mv², ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जमीन के ऊपर, जमीन से ऊपर अगर कोई वस्तु उठा है और उस पर वहां पर एनर्जी होगा, वहां पर क्या होगा, एनर्जी होगा, कितना एनर्जी होगा, mgh होगा। यानी जमीन के ऊपर कहीं सब पर भी अगर कार्य हो रहा तो वो कार्य बराबर mgh होगा। और आपका पोटेंट काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मान लीजिए ये वस्तु है और ये वस्तु गतिशील अवस्था में है v वेलोसिटी पर, तो इसका ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है और उसका मास है तो ये वस्तु काइनेटिक एनर्जी को प्रोसेस करता है, काइनेटिक एनर्जी को उत्पन्न करता है। और कितना काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न करता है कि 1/2
एम वी स्क्वायर, यानी जिस वेलोसिटी पर है उसका स्क्वायर और जो उसका मास है गुना करके 2 से भाग देंगे, उतना ही अमाउंट में क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, यानी उतना काइनेटिक एनर्जी वो प्रोसेस करता है ना। तो ये आप समझ गए कि जितना कार्य उतना ही ऊर्जा, जितना ऊर्जा उतना ही कार्य कर सकता है, यानी कार्य बराबर ऊर्जा। इसीलिए तो दोस्तों कार्य और ऊर्जा का दोनों का यूनिट जो होता है, दोनों का यूनिट जूल ही होता है ना, जूल, इसीलिए दोनों का यूनिट जूल ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा कहलाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। मैंने आपको बताया था कि कब जीरो होगा वर्क डन, जब वर्क डन कब जीरो होगा, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी बल और विस्थापन के बीच का जो कोण होगा ये 90 डिग्री होगा। यानी अगर बल इधर लग रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट इधर, या तो फिर इधर बल लग रहा हो तो डिस्प्लेसमेंट इधर, तब ये दोनों के बीच का 90 डिग्री है, तब वर्क डन जीरो होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। और थीटा अगर क्या होता है 180 डिग्री होता है, बार बार कह रहा हूँ, तो हमारा वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर थीटा इक्वल टू जीरो है, 3 वैल्यू याद रखिए थीटा का, वर्क डन होगा पॉजिटिव। ठीक है, और ये कैसा काम करेगा, जब फोर्स भी इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर, और ऐसी को बोलते हैं वर्क डन का डेफिनेशन भी, अगर किसी वस्तु पर लगाया गया बल और बल की दिशा में वस्तु विस्थापित हुआ तो कार्य कहलाता है ना, यही ना कार्य कहलाता है, तो हमारा होगा पॉजिटिव। तो देखो इस क्वेश्चन के बीच में क्या होना चाहिए, बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होना चाहिए, तभी ये कार्य शून्य होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 155। 20 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है और वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित किया गया कार्य क्या है ना। देखो कार्य है, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना, कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल, यानी जो भी क्वेश्चन आपके वर्कडन निकलेगा इस क्वेश्चन जितना वर्कडन होगा वो जूल में होगा। देखो ये W है तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये पास्कल यानी प्रेशर का वैल्यू, ये भी नहीं होगा। देखो ये न्यूटन यानी बल का वैल्यू, ये भी नहीं होगा। कार्य क्या है 80 जूल होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। डायरेक्ट आप मारोगे, डायरेक्ट देख के मारोगे 80 जूल होगा, है ना, सिंपल सा है। रेलवे ऐसा ही क्वेश्चन सबको सेट करता है ताकि आपको थोड़ा सा घुमा दे, बस और कुछ नहीं है, बस इसमें करने की जरूरत नहीं। अब हम करके दिखाता हूँ, चलिए वर्कडन कैसा आया। तो वर्कडन बराबर क्या होता है F गुना D, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना गिवन है 20 न्यूटन गिवन है, और डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है, तो 4 इंटू 20 व्हाट 80, सो 80 जूल इज योर वर्क डन इन दिस क्वेश्चन। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 80 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 156, एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किया गया काम की गणना करें, यानी वर्क डन निकालना होगा। ठीक है, आप सोचिए कि एक यहाँ पर एक आदमी है, मजदूर है, ठीक है, यहाँ पर क्या रखा है, ये सर पर रखा है, और यहाँ पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 1.0 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है जमीन से, यानी जमीन से 1.0 मीटर पर उठाया गया है इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को 1.0 मीटर उठाया गया, और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है, मास बराबर कितना दिया हुआ, 10 केजी दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 10 केजी दिया हुआ, और जमीन के विरुद्ध किया गया है, तो जमीन के विरुद्ध किया गया तो बल कितना लगाया है, बल जो होता है वो होता है mg। तो हमारा वर्क डन निकालने के लिए क्या चाहिए, बल गुना डिस्प्लेसमेंट। बल, यहाँ बल का तो वैल्यू दिया नहीं है, केवल और केवल उसका द्रव्यमान दिया हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि जमीन से ऊपर कहीं अगर बल लग रहा है, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट अगर कोई ऊपर बल लग रहा है, तो क्या बल लगता है, mg बल लगता है ना, mg बल लगता है, क्योंकि हम लोग न्यूटन थर्ड के नियम से जानते हैं F इक्वल टू m है, तो m a के जगह क्या होता है, g आ जाता है जब अगेंस्ट लगता है पृथ्वी के। तो ये जी क्यों आता है, क्योंकि ये जी कहता है गुरुत्व त्वरण, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जी क्रिएट हुआ है, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ mg होगा, तो हम यहाँ से डायरेक्ट पहले ही फोर्स निकाल लेंगे, और फोर्स बराबर mg, और यहाँ पर देखो g का वैल्यू दिया हुआ 10, d का वैल्यू 10 दिया हुआ, तो m का वैल्यू दिया हुआ 10, सो 10 इंटू 10 है ना, 10 इंटू 10 सो 100 न्यूटन इज बल गिवन है, तो यहाँ 100 न्यूटन लिख लो। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, एक मीटर है, तो हमारा क्या हो जाएगा 100, तो 100 जूल हमारा हो जाएगा वर्क डन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 100 जूल। क्या होगा 100 जूल। हाँ अच्छा, सॉरी, यहाँ पर दिया हुआ वैल्यू दिया 15 दिया हुआ, 10 नहीं, मास का वैल्यू दिया 15, तो यहाँ 150 होगा।
सो 150 न्यूटन है, ठीक है, 150, तो ये भी 150 जूल हो जाएगा। तो वर्क डन बराबर 150 जूल होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य होता है यदि उसमें ऊर्जा होता है। मैंने अभी ये बताया था कार्य तभी होगा जब उसमें ऊर्जा होगा, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 158, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो, लंबवत यानी 90 डिग्री हो, है ना, यानी जब विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट और बल की दिशा, दोनों का दिशा अलग अलग है, दोनों के बीच का कोण कितना, 90 डिग्री, लंबवत में 90 डिग्री, तो बल द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य कितना होगा, शून्य होगा, है ना। मैंने अभी बताया कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर फोर्स बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, देन वर्क डन विल बी 0। ओके, सो शून्य होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 159, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार ऐसा क्वेश्चन बनते हैं। देखो तो वर्क डन होने के लिए क्या चाहिए, F गुना D गुना cos थीटा, ठीक है, ये चाहिए। तो ये वर्क डन किस पर निर्भर कर रहा है, वर्क होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और दोनों के बीच का कोण होना चाहिए। यानी जो वर्क डन होगा ये किस पर, यानी बल पर वो हमारा क्या करेगा, निर्भर करेगा। दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए वर्क डन होने के लिए, यानी उसका विस्थापन पर भी क्या करता है, वो उस पर निर्भर रहता है ना, विस्थापन पर भी निर्भर रहता है। और ये थीटा है ना, थीटा यानी दोनों के बीच, यानी बल और विस्थापन के बीच, बल और विस्थापन के बीच, विस्थापन के बीच का कोण पर डिपेंड करता है, कोण पर डिपेंड करता है, कोण पर क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है, निर्भर करता है। ये चलिए, तो कौन कौन चीज पर डिपेंड कर रहा है, बल पर डिपेंड करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है और बल और विस्थापन के बीच के कोण पर डिपेंड करता है। तो कहा है इसमें से, निम्न में से किर पर निर्भर नहीं करता कार्य। देखो प्रयुक्त बल पर ये तो करता है लेकिन नहीं करता, पूछा है वस्तु के द्रव्यमान है इनमें से, विस्थापन बल और बल के बीच, बल और विस्थापन के बीच के कोण, यानी इस पर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। यहाँ नहीं पूछा था इसीलिए। विस्थापन देखो इस पर भी निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच का कोण इस पर भी निर्भर करता है, केवल और केवल ऑप्शन बी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। अब देखो आपके हमारा प्रैक्टिकल लाइफ से 4 उदाहरण दिया हुआ, इनमें से आपको ये सर्च करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा उदाहरण है जिस पर सबसे ज्यादा कार्य हो रहा है ना, अधिक कार्य हो रहा है। तो देखो एक उठा हुआ हथौड़ा है ना, मान लीजिए एक पेपर से हथौड़ा है, तो इसका अधिक से अधिक कितना उठाओगे, इतना उठाओगे, तो और इतना उठाओगे इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन बराबर इस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, है ना। और जितना हाइट उठाएंगे उतना ज्यादा ये वर्क डन होगा, जितना हाइट उठाएंगे उतना ज्यादा वर्क डन होगा। तो अधिक से अधिक कितना उठाएंगे, थोड़ा सा उठाएंगे, जितना थोड़ा सा ही उठाएंगे तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, थोड़ा कम होगा, क्या होगा, कम होगा, पॉजिटिव होगा लेकिन कम होगा, ठीक है। एक चलती हुई गोली, चलो एक चलती हुई गोली लेते हैं, यानी एक बंदूक से निकला है गोली, और एक गोली में ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी होता है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी होता है। इन उदाहरणों से आप देख सकते हैं, एक तेजी से आता हुआ पत्थर, एक पत्थर भी मैंने लिया, तेजी से आता हुआ पत्थर, यानी पत्थर का वेलोसिटी और इस गोली के वेलोसिटी ऑब्वियसली दोनों में फर्क रहेगा। पत्थर का उतना वेलोसिटी नहीं होगा जितना गोली का वेलोसिटी होगा, क्योंकि गोली इतना होता है कि अगर कहीं दीवार से देखो तो छेद करके पार कर जाता है, ऐसा भी होता है कहीं पेड़ से देखो तो छेद करके पार, लेकिन पत्थर पार करेगा क्या, नहीं करेगा। तो इससे यह साबित होता है कि पत्थर का वेलोसिटी और गोली के वेलोसिटी में अंतर है, यानी आपका गोली के वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा पत्थर के कंपेरिजन में। और देखो एक घूमता हुआ पहिया मतलब एक घूम रहा है और वहीं पे पहुंच रहा है, घूम रहा है वहीं पे पहुंच रहा है, यानी यहाँ पर क्या होगा, जब कोई वस्तु प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या, 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन भी 0 होगा, तो ये तो पहले 0 हो गया। अब आप देखो इसमें वेलोसिटी अगर मान लीजिए इसमें ज्यादा है, इसमें क्या है, ज्यादा है, ठीक है, और इसके कंपेरिजन, पत्थर के कंपेरिजन में क्या है, यहाँ पे कम है, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी है और इस गोली का मास भी है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कितना प्रोड्यूस करेगा, 1/2 mv², ठीक है। और इसमें भी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा क्योंकि ये भी क्या है, आपका मूविंग अवस्था में है, यानी 1/2 mv²। लेकिन देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ज्यादा है
तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा इस वस्तु का कंपेरिजन इस पत्थर से, है ना। गोली का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा इस कंपेरिजन पत्थर से। तो यहाँ पर जितना काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही वर्क डन कर पाएगा, यहाँ पर जितना काइनेटिक एनर्जी उतना ही वर्क डन पाएगा, यानी वर्क डन यहाँ पर जो कर पाएगा कंपेरिजन पत्थर ये ज्यादा कर पाएगा, है ना, ज्यादा कर पाएगा। और उठता हुआ एक हथौड़ा देख लो, ये भी कम कर पाएगा कंपेरिजन इन तीनों मुकाबले। तो हमारा जो सबसे ज्यादा एनर्जी होगा वो होगा एक चली हुई गोली से, और एक घूमता हुआ पहिया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, इसीलिए उसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी जीरो है ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो हमारा कार्य भी जीरो हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 161, एक मजदूर 10 kg का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किया गया काम की गणना करे। काम की गणना करे यानी आपको वर्क डन निकालना है, ठीक है। यहाँ पर देखो वर्क डन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए, आपके पास फोर्स होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। लेकिन ये वस्तु ऊपर की उठाया गया है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो होगा mg, ठीक है, वो लगेगा mg, ठीक है। जमीन के विरुद्ध जब भी फोर्स लगा है तो वहां पर कौन सा फोर्स लगा है, mg लगा है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया हुआ, 1.2 मीटर दिया हुआ, यानी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, गिवन कितना है डिस्प्लेसमेंट 1.2 मीटर, ठीक है। और हमें चाहिए वर्क डन के लिए फोर्स, तो फोर्स यहाँ पर नहीं दिया, देखो फोर्स नहीं दिया, लेकिन उस वस्तु को उठाने में जो बल लगाया जा रहा है, कितना वस्तु का वजन है, यानी उसका द्रव्यमान है 10 kg है, यानी मास दिया हुआ, ठीक है। मास दिया हुआ कितना, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं, बल बराबर हम लोग जानते हैं mg, ये हुआ mg, और इसमें मास दिया हुआ हमारा देखो 10 kg, तो हम लोग 10, और g का वैल्यू क्या है देखो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, सो 10 into 10 व्हाट 100, सो 100 न्यूटन इज फोर्स applied to the object when it will lift from the ground, okay, so here is a 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन हमें बल अब मिल गया, तो ये 100 हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट 1.2 दिया हुआ है ना, तो इस दशमलव को हटाइए, ठीक है, तो 10 होगा नीचे, एक जीरो कैंसिल करिए, तो हमारा कितना होगा 120 जूल होगा वर्क डन। सो वर्क डन इक्वल टू व्हाट 120 जूल। देखो क्वेश्चन में कहा है, ऑप्शन ए में दिया हुआ वर्क डन बराबर 120 जूल निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162, डैश कार्य कहलाता है। कार्य तब कहलाता है जब कोई वस्तु पर बल लग रहा है और बल की दिशा में वस्तु में विस्थापित आया है, तो वह कार्य कहलाता है। और कार्य अगर उसको आपको न्यूमेरिकल की भाषा में लिखें तो हमारा कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना बल और उस वस्तु पर विस्थापन बल की दिशा में, ये हमारा हुआ बल गुना विस्थापन। तो देखो कहाँ बल गुना विस्थापन, ऑप्शन ए इज गिवन। सो 163, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, कार्य दिया हुआ 56 जूल है ना, 56 जूल इज गिवन, और उस पर लगाया गया बल 70 न्यूटन, फोर्स कितना है 7 न्यूटन लगाया गया। तो कहा है कि विस्थापन ज्ञात करें। हम लोग जानते हैं वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच के रिलेशन क्या है, वर्क डन गुना क्या होता है, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर देखो वर्क डन इज गिवन 56 जूल और फोर्स आपका दिया हुआ है 7 न्यूटन, तो डिस्प्लेसमेंट आपको ज्ञात करना। अब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं 56/7, 7 8 56, यानी d इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 8 मीटर। कितना हुआ है 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। 164, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। 10 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु के बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हुआ, तो किया गया कार्य क्या होगा। देखो सवाल ऑप्शन से थ्रू जाओ, पहले किया गया कार्य, पहले न्यूटन है, ये तो नहीं होगा, ये भी न्यूटन, ये भी नहीं न्यूटन होगा। अब देखो बल और विस्थापित दोनों एक ही दिशा में है, तो हमारा दोनों के बीच का कोण कितना है 0 डिग्री, तो हमेशा पॉजिटिव वर्क होगा। तो देखो ये जो 50 जूल है ये भी वर्क का वैल्यू है, -50 जूल ये भी वर्क का वैल्यू है, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है तो नेगेटिव बल होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा, बचा क्या हमारा ऑप्शन सी, तो ऐसे ही होगा। आप डायरेक्ट इसको बिना बनाए कर सकते हो, और अगर हम लोग बनाए भी तो ऐसा बनेगा, वर्क डन इक्वल टू क्या होगा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो इतना झोल झमेला करने की जरूरत नहीं, फोर्स इज गिवन 10 न्यूटन, कितना दिया हुआ 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट इज गिवन 5 मीटर, ठीक है। तो अब क्या होगा 10 into 5 क्या हो जाएगा 50, तो 50 जूल हमारा हो जाएगा वर्क डन, ठीक है। वर्क डन कितना होगा 50 जूल, इसीलिए ऑप्शन सी। लेकिन इतना करने का कोई जरूरत नहीं, जब आपके पास कॉन्सेप्ट हो तब आप कर पाओगे, अदरवाइज आप चक्कर लगाते रहोगे, अरे न्यूमेरिकल है कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब आते हैं 165,
किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता किस पर? मैंने अभी बताया था विस्थापन पर करता है, ये तो करता है ना, विस्थापन पर करता है। बल और विस्थापन के बीच के कोण पर ये करता है। प्रयुक्त बल पर ये भी करता है। वस्तु के द्रव्यमान पर, इस पर नहीं करता है, ये इस पर नहीं करता है। तो ऑप्शन ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है और सी भी सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ए बी सी जिसमें होगा वही आपका राइट आंसर बनेगा। देखो ऑप्शन डी में गिवन है ए बी सी तीनों पर निर्भर करता है, तो हमारा क्वेश्चन राइट आंसर बनेगा डी ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166, यदि बल जीरो है इसलिए किया गया कार्य क्या होगा? ऑब्वियसली जीरो होगा। बल जीरो होगा क्योंकि वर्क डन इक्वल टू हम लोग जानते हैं फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, और बल अगर जीरो और बल जीरो अगर कोई वैल्यू है और जीरो के साथ कोई भी वस्तु का अगर उसको गुना करोगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 167, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी यहाँ पे मास दिया हुआ यानी द्रव्यमान दिया हुआ कितना? 12 केजी। ठीक है, 12 जमीन से सामान उठाता और उससे जमीन से 1.5 मीटर अपने सिर पर रखता है, और डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है क्वेश्चंस में 1.5 मीटर। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। कार्य ज्ञात करेंगे, और कार्य ज्ञात करने के लिए बल और उसके बल द्वारा वस्तु पर विस्थापन चाहिए, और बल का वैल्यू तो दिया नहीं है, लेकिन हम लोग बल का फॉर्मूला जानते हैं कि जमीन से ऊपर जब कोई वस्तु पर बल लगाया जाता है तो बल कैसा लगता है? m गुना एच, यानी एम जी एच, एम जी और गुना डी अगर है आपके पास तो वो हमारा आंसर आएगा। देखो अब देखो जी का वैल्यू दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एम का वैल्यू भी दिया हुआ 12, सो 12 और जी का वैल्यू 10 है ना, और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 1.5। तो इसको दशमलव हटाते हैं तो 1 और 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, और 12 गुना 15 180, यानी 180 जूल होगा वर्क डन। वर्क डन इक्वल टू 180 जूल कहाँ है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 168, एक वस्तु पर 25 न्यूटन बल कार्य कर रहा है। 25 न्यूटन बल कार्य कर रहा है, यानी बल दिया हुआ कितना? 25 न्यूटन बल दिया गया। ठीक है, आगे कहा है क्वेश्चन में उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर हटाया जाता है। बल के द्वारा किया गया कार्य क्या है? यानी हटाया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जहां पर था उसे हटाया गया, यानी वस्तु में डिस्प्लेसमेंट हुआ। और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 5 डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो देखो हम लोगों ने क्या करते हैं, एक तो आप ऑप्शन से थ्रू जाओगे तो देखो ये डब्ल्यू है, वाट है, तो वाट तो होता नहीं कार्य का, कार्य निकाल रहे हो, कार्य का यूनिट क्या होता है? जूल होता है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, न्यूटन यानी फोर्स का वैल्यू दिया है, ये भी नहीं होगा। पास्कल यानी प्रेशर का वैल्यू दिया है, ऑप्शन से की बचा है 125 यानी ऑप्शन सी यही हो जाता है। अब इसको करके भी देख लो, डब्ल्यू इक्वल टू एफ गुना डी, so here is given F equal to 25 Newton and given D equal to 5 Newton, so 5 multiplied 25 125, so joule work done equal to 125 joule is your questions, so answer will be 125 joule is a correct for these questions। अब आते हैं 169 है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन उसे विस्थापन करने में विफल रहा है तो यह क्या करेगा? तो कार्य जीरो होगा। मैंने बताया था कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू आपका क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो है तो हमारा वर्क डन जीरो होगा। तो कोई वस्तु पर डिस्प्लेसमेंट में नहीं हुआ, धक्का दिया लेकिन जहां पर वही है, विस्थापित नहीं हुआ, यानी विफल रहा विस्थापन करने में, विस्थापन अगर जीरो है तो हमारा कार्य बिल्कुल जीरो होगा। तो ऑप्शन डी देखो, बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा, बिल्कुल कोई कार्य नहीं होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 170, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है, 12 न्यूटन यानी आपका फोर्स दिया हुआ है 12 न्यूटन, ठीक है, और 4 मीटर चलता है, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 4 मीटर, तो उसके द्वारा किया गया कार्य, और कार्य बराबर क्या होता है? F गुना डी, F गुना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ पर क्या है? देखो फोर्स यहाँ पर क्या है? फोर्स हमारा है 12 और वहीं डिस्प्लेसमेंट दिया है 4, तो 4 12 48 है ना, 48 जूल कार्य करेगा। ठीक है, कितना करेगा? 48 जूल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी 48 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 171, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किन पर निर्भर नहीं करता? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर नहीं निर्भर करता, विस्थापन पर करता, बल और विस्थापन कौन के बीच करता है? लागू बल के बल भी करता है, यानी बल विस्थापन और बल और कणों के विस्थापन के बीच के कौन पर डिपेंड करता है? किस पर नहीं करेगा? ऑप्शन ए पर नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, क्योंकि निर्भर नहीं करता, पूछा नहीं करता इसीलिए ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172, डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होगा।
शून्य कब कार्य होगा? जब विस्थापन नहीं होगा। जब विस्थापन नहीं होगा, जब फोर्स नहीं लगेगा, तब हमारा शून्य होगा। तो यहाँ पर देखो विस्थापन दिया, फोर्स नहीं दिया है, विस्थापन न होने पर किया गया कार्य शून्य होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 173 कार्य हुआ है, ऐसा करने के लिए दो शर्त पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है। देखो कार्य पूरी होने के लिए हमें क्या है, कार्य हुआ है हम लोग कहा जाता है, क्या कहा जाता है साइंस में, कहा जाता है कि अगर कोई वस्तु है और इस वस्तु पर बल लग रहा है और बल की दिशा में अगर वस्तु क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो क्या होगा, कार्य हुआ है कहलाता है ना। तो दो कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए कार्य होने के लिए, एक तो उस वस्तु पर बल लगना चाहिए और बल लगने पर बल की दिशा में ही अगर वो वस्तु विस्थापित हुआ है तभी कार्य कहलाता है। यानी दो कंडीशंस क्या है, एक बल और विस्थापन दोनों ही चाहिए। तो बल की आवश्यकता नहीं है, बल की आवश्यकता है, मतलब उनमें से एक है, पूरी करती है। वस्तु विस्थापन होनी चाहिए, यस करेक्ट आंसर इज बी, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए तभी तो कार्य कहलाएगा। ऊर्जा और अवशोषण उत्सर्जन नहीं होता है, ऊर्जा का क्षय होता है। जितना आपके पास ऊर्जा है उतना ही ऊर्जा क्या कर लोगे, उतना ही कार्य कर पाओगे, जितना ऊर्जा उतना ही कार्य, तो ये भी नहीं है। ठीक है, वस्तु स्थिति में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कह रहा है, तो पूरी शर्त होना चाहिए कि वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 174 बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है क्या, बल और विस्थापन। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, तो क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 175 कार्य का गुणनफल क्या है, कार्य का गुणनफल क्या है, बल और विस्थापन की गुणनफल और विस्थापन की दिशा में। तो देखो ऑप्शन बल और वस्तु की दिशा में विस्थापन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे ऊर्जा और आयतन ये तो नहीं होगा, शक्ति और विस्थापन ये भी नहीं होता, बल और वस्तु उधर बल की दिशा में विस्थापन, बल और वस्तु का बल की दिशा में, सॉरी ये तो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं, बल और वस्तु के बल और वस्तु के बल की दिशा में, ये तो नहीं, सॉरी ऑप्शन सी इज करेक्ट, बल और वस्तु का वस्तु की दिशा में विस्थापन। ठीक है, ये विस्थापन के बीच का कोण होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 176 किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, विस्थापन पर करता है, आरोपित बल पर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, बल और विस्थापन के बीच के कोण इस पर भी करता है। कहा नहीं करता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखो इस कॉन्सेप्ट से कितने सारे आपको क्वेश्चंस पूछे हैं, और सभी क्वेश्चन मैंने जो भी इंक्लूड करा है इसमें, जो भी इस बुक में दिया है, सारे क्वेश्चंस को मैं आपको करा रहा हूँ। और देखो ये अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी एक ही क्वेश्चंस कितने बार रिपीट हो रहे हैं, और यही क्वेश्चंस आपको रिपीट होंगे ग्रुप डी में। अगर आपको ग्रुप डी का हासिल करना है, एक सीट आपको पक्का करना है, तो ये बुक आपको हल हालत में करना होगा। अगर ये बुक आप कर लेते हो तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा साइंस में 25 में 25 लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177 किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। फिर आया देखो, प्रयुक्त बल वस्तु का द्रव्यमान पर नहीं करता, तो ऑप्शन बी, विस्थापन पर भी डिपेंड करता, विस्थापन और बल के बीच के कोण और प्रयुक्त बल, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178 किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता। फिर 178 में भी वही दिया हुआ, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, बल और जिस विस्थापन की प्रवृत्ति के बीच का कोण, बल और विस्थापन तीनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी, बल के विस्थापन वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। 179 कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। फिर देखो 179 पर भी आया है, क्या यहाँ पर देखो विस्थापन होता है, उस पर निर्भर करता, बल इस पर भी निर्भर करता, बल और विस्थापन के बीच के कोण इस पर भी निर्भर नहीं करता है, संवेग पर निर्भर नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे कहा जाता है किया गया कार्य। सिंपल डेफिनेशन लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 184 एक मजदूर भूमि से 10 केजी का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें, यानी कार्य का ज्ञात करें। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस में दिया द्रव्यमान वस्तु का वो 10 केजी दिया हुआ, कितना है 10 केजी दिया हुआ, और डिस्प्लेसमेंट दिया है इस क्वेश्चन में 1.1। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, वर्क डन के लिए दो चीज चाहिए, दो आवश्यकता होनी चाहिए दो चीजों का, एक तो बल और एक विस्थापन, दोनों को गुणनफल करने से कार्य निकल जाता है हमारा। तो बल का वैल्यू जो यहाँ पर जमीन से ऊपर उठाएगा, तो बल कैसा होगा हमारा mgh होगा गुना d। ठीक है, और देखो m यानी द्रव्यमान के वैल्यू दिया हुआ 10,
और जी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ 10, तो हमारा 10 गुना 10 और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1.1, कितना 1.1, तो ये पॉइंट हटाइए तो 10 होगा, 10 कैंसिल कर लो, यानी 11 गुना 10 110, 110 जूल कार्य करेगा, W बराबर 110 जूल, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 185, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हुई हवा के सामना करती है तो कार का हवा और दिनों कार्य करेगा ऋणात्मक, क्या करेगा ऋणात्मक। देखो गति करती हुई एक कार विस्थापन के दिशा में आती हवा के समान करती है, हवा इधर आ रही है और कार इधर जा रही है, और मैंने आपको बताया था कार यदि अगर बल इधर कार क्या लगा रहा है, एक बल लगा रहा है और इधर हवा इधर आ रहा है ना, हवा द्वारा कार पर बल लगाया जा रहा है और लेकिन वस्तु किधर विस्थापित हो रहा है, इधर विस्थापित हो रहा है, बल इधर लग रहा है, तो बल और विस्थापित एक दूसरे के ऑपोजिट में है ना, एक दूसरे के विपरीत में, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है। 180 डिग्री एंगल बनने से क्या होता है, कार्य नेगेटिव होता है यानी ऋणात्मक होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। सिचुएशंस को आपको समझना होगा और वर्क डन का आपको डेफिनेशन पूरी तरीके से अच्छी तरीके से उसके नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तब आप जैसा भी सिचुएशन दिया हो उस सिचुएशन को आप समझ पाओगे और क्वेश्चंस को तुरंत झट से आप कर पाओगे। इसीलिए आपको मैं कहता हूँ बार बार कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते हो तो क्वेश्चंस बनाना कोई बड़ा बात नहीं, क्वेश्चंस पे मत जाइए, पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। 190, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन बल की तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो किया गया कार्य क्या है, ठीक है, कार्य की मात्रा क्या है, इसका ऑप्शंस नहीं आया दोस्त, ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ। 10 मीटर यानी डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ 10 मीटर इस क्वेश्चन में दिया हुआ, और 10 न्यूटन बल यानी बल कितना लगा है 10 न्यूटन बल लगा, तो कार्य की गणना करे कहा, कार्य गुना हम लोग जानते हैं कि F गुना D, और F गुना D बराबर यहाँ F का वैल्यू 10 और D का वैल्यू भी 10, तो 10 इंटू 10 क्या होगा 100 जूल, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वर्क डन, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 191, 50 न्यूटन एक बल एक वस्तु पर 10 मीटर विस्थापित कर देता बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है, और कार्य ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए हमें, कार्य ज्ञात करने के लिए बल गुना और बल की दिशा में वस्तु का डिस्प्लेसमेंट, तो बल यहाँ पर दिखा देखो 50 न्यूटन है ना, 50 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 मीटर, सो यहाँ 10 मीटर, तो 50 इंटू 10 तो 500 जूल हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू 500 जूल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192, किसी वस्तु पर बल लगने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो उसे कहा जाता है कार्य शून्य, कार्य नहीं हुआ। हम लोग क्या कहते हैं, अगर कोई वस्तु यहाँ पर है और इस वस्तु पर बल लग रहा और वस्तु डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, वस्तु में विस्थापन नहीं आया है, तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर कार्य नहीं हुआ यानी कार्य जीरो है, शून्य है। सो देखो अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ है, कार्य हुआ है, कार्य भी नहीं हुआ, ना शक्ति का प्रयोग हुआ, कम शक्ति का प्रयोग हुआ, ये भी नहीं होगा, कोई कार्य नहीं हुआ, ये साइंस कहता है कोई कार्य नहीं हुआ, यानी ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है 193, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, है ना, विस्थापन शून्य है, विस्थापन शून्य है, तो मैं आपको बताया था वर्क डन इक्वल टू फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जीरो, फोर्स तो जीरो के साथ अगर फोर्स गुणाकार भी कर दोगे तो जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन विल बी जीरो यानी शून्य, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 194, निम्न में से क्या कार्य एक गुण नहीं है, कार्य का क्या गुण नहीं है, कार्य की दिशा होती है, कार्य का कोई दिशा नहीं होता है, कोई दिशा नहीं होता है, कार्य दिशा होती है नहीं है, तो करेक्ट है। कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, हाँ बल लगना आवश्यक है। कार्य केवल परिमाण होता है, कार्य का केवल परिमाण होता है, हाँ इसमें भी होता है, ये भी करेक्ट है। कार्य होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है, हाँ ये भी करेक्ट है, इन तीनों करेक्ट है, यानी कौन सा गुण नहीं है, कार्य की दिशा नहीं होती है, ये हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 195, एक बस 4000 न्यूटन स्थिर बल की चलती है और बल द्वारा किया गया कार्य क्या है 2000 जूल है, बस द्वारा की गई दूरी कितना है, यानी यहाँ पर दिया देखो दोस्तों, बल बराबर आपके पास है 400 न्यूटन, ठीक है, 4000 न्यूटन, 400 नहीं सॉरी, और यहाँ पर वर्क डन दिया हुआ, कार्य कितना करता है जूल में दिया है देखो, तो वर्क डन इक्वल टू 2000, वर्क डन इक्वल टू 2000 जूल। हम लोग जानते हैं वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच के बीच रिलेशन W इक्वल टू F गुना D, तो यहाँ पर देखो हम लोग का गिवन है वर्क डन, और वर्क डन दिया हुआ कितना हमारा 2000 जूल, वहीं F का वैल्यू दिया हुआ है
4000, कितना 4000 न्यूटन। वही हमारा डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना, कितना बस डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो D इक्वल टू 2000 डिवाइडेड या 4000 है ना, 4000 है। देखो यहाँ पर क्या, हाँ ठीक है, चलो ये 3 0 कैंसिल, हमारे पास बचा क्या 2/4, यानी 2 दूना 4, 1/2, और 1/2 बराबर 0.5 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट, 0.5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन बल से ट्रॉली को खींचता है, जिसे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित हुआ होती है, तो किया गया कार्य, और कार्य बराबर F गुना D, ठीक है। तो F कितना लगाया है ट्रॉली पर 50 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 30 हुआ, तो 3 5 15 और 2 0 लगाइए, यानी 1500 जूल इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 197, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य शून्य होता है, क्या क्या कार्य शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198, एक कुली भूमि से 20 kg, ये मास दिया हुआ क्वेश्चन में 20 kg मास एक ऑब्जेक्ट को कुली उठाता है और भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, 2 मीटर सिर पर रखता है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर है, तो उसके द्वारा समान किए गए कार्य गणना करें, और जी का वैल्यू दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, और वर्क डन इक्वल टू क्या होता है फोर्स गुना और डिस्प्लेसमेंट। जब जमीन के ऊपर बल लगाया जाता है तो बल होता है mg गुना डी हो जाएगा, तो m का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 20 और g का वैल्यू दिया हुआ 10 और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया हुआ 2, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 0 लगाइए, इतना 400 जूल होगा, कितना 400 जूल, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 199, एक पुली 13 kg, यहाँ पर भी फिर दिया हुआ मास दिया हुआ 13 kg, ठीक है, और जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करिए। ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कौन सा होगा, ए बी सी या डी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 200, क्वेश्चन नंबर 200, एक लड़का 4 kg का स्कूल बैग 30 सेकेंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किया गया कार्य जूल में होगी, ठीक है, जूल में होगी। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि 4 kg है, स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है, समय से कोई मतलब ही नहीं कार्य का, वहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, केवल और केवल उसका जो मास है उसका 4 kg है, पकड़ के रखा है, तो यहाँ मान लीजिए कि स्कूल बैग है, ठीक है, ये हाथ से पकड़ के रखा है, यानी सिर्फ रखा है, यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं है, इस वस्तु में डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं है तो क्या गया कार्य 0 होगा, यानी ऑप्शन सी होगा 0, ठीक है। 201, कार्य तभी हो सकता है जब उसमें ऊर्जा हो, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 102, निम्नलिखित में से कौन सा किया गया कार्य का उदाहरण नहीं है, लड़के को कमरे में दीवार को धक्का देना, ठीक है, लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, दीवार को धक्का दे रहा तो दीवार डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, तो यही है करेक्ट आंसर, और करने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 203, जब प्रयुक्त बल की दिशा में वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे से लंबवत हो, यानी 90 डिग्री हो, तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, तब हमारा वर्क डन क्या होगा 0 होगा। तो शक्ति का प्रयोग किया गया है नहीं, कोई कार्य नहीं हुआ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, कोई कार्य नहीं होगा जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बल और विस्थापन के बीच का हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 204, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा डैश है, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा जब 180 डिग्री हो, कब 180 डिग्री हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 205, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक उठाया जाता है, तो बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, और देखो कार्य इक्वल टू बल गुना डिस्प्लेसमेंट, और दोनों ही दिया हुआ, बल भी दिया हुआ 125 और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ 5, तो 125 गुना 5 625, कितना होता है 625 जूल हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 625, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 206, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन बल का सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें, तो कार्य इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड 10, क्योंकि बल गुना डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा हो जाएगा
500 जूल। कितना होगा? 500 जूल। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। 207, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? वृत्ताकार पथ पर अगर घुमाया जाता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही जगह होता है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो। और डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो वर्क डन भी जीरो हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का राइट आंसर शून्य, ऑप्शन ए। और ये अंतिम प्रश्न है वर्क का, और 208 है ना, यानी हम सारे क्वेश्चंस जितने उस बुक में दिया हुआ सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे करके दिया है अच्छे तरीके से। जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। बल की विपरीत दिशा में होता है, बल की दिशा में होता है, संवेग की दिशा में होता है। बल की दिशा लंबवत होती है, लंबवत होगी तो वर्क डन जीरो होगी। संवेग कोई मतलब नहीं वर्क डन से। बल की दिशा में होता है, बल की दिशा में जिधर बल लगता है उधर ही दिशा में होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। वर्क डन पॉजिटिव होगा। कहा है कि ऋणात्मक होगा, नेगेटिव। तो बल और विपरीत दिशा में, बल और वस्तु का विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। तो वर्क हमारा फिनिश्ड। वर्क के जितने सारे प्रश्न था चुन चुन कर एक एक क्वेश्चन मैंने बनाया, सारे क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड करा था वीडियो में। तो हमारा इस तरह से कार्य के जितने सारे प्रश्न अब तक रेलवे में पूछा गया था सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। और अगला वीडियो जो भी इस बुक में आपका दिया हुआ है चैप्टर या टॉपिक, उसको लेकर वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके। धन्यवाद।